अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लिंक क्या होते हैं। लिंक हमारे पास लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी थी, जो कि हमारे पास अपनी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डाटा सोर्स को एक्सेस कर सकते थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि लिंक से कैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट कर सकते थे। हमने लास्ट टाइम अरेज की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल देखी थी। तो आज हम लोग ये देखेंगे लिंक टू एसक्यूएल, कि हम एसक्यूएल को किस तरीके से लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा। पहले इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं। जो लिंक के थ्रू हम एसक्यूएल को एक्सेस करेंगे, इसमें होता क्या है। ऑफर्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनल डाटा एज ऑब्जेक्ट। जो इसमें हमारे पास रिलेशनल डाटा होता है डाटाबेस में रिलेशनल डाटा क्या होता है, हमारे पास टेबल्स होते हैं। तो उन्हीं टेबल्स को हम लिंक के अंदर ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आ जाएगा तो हम सी शार्प के ही सिंटेक्स के अंदर इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे अपडेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो डेटाबेस के अंदर जहाँ पे हमारे पास एक टेबल पड़ा होता है, अब उसके अगेंस्ट हमारे पास लिंक के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। जो इंटरेक्शन हम इस ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, सेम इंटरेक्शन साथ साथ हमारी उस टेबल के साथ भी हो रही होगी। लेट्स सपोज हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट। तो इधर जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ये एक क्लास स्टूडेंट से बिलोंग करता होगा। और अगर उस स्टूडेंट टेबल के अंदर एक कॉलम है स्टूडेंट नेम का, तो जो ये मेरे पास सी शार्प में उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर भी स्टूडेंट नेम के लिए एक वेरिएबल मौजूद होगा। तो जो इंटरेक्शन मैं इस वेरिएबल के साथ करूँगा, सेम इंटरेक्शन उधर उस कॉलम के साथ भी हो रही होगी। तो लिंक से एसक्यूएल में ये होता है कि हमारे पास जो उधर टेबल्स पड़े हुए हैं, जो हमारे पास रिलेशनल डाटा पड़ा है, वो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में हमारे पास आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, डज ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल इनटू एसक्यूएल। तो जो हम यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट की शक्ल में हमारे पास टेबल आ गया। अब ऑब्जेक्ट की शक्ल में टेबल आ गया, उसके बाद क्या होगा, मैं उसके ऊपर की क्यूरी दूंगा सी शार्प की लैंग्वेज के अंदर, लिंक के अंदर। अब उससे जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो लिंक है वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करेगा। उसे एसक्यूएल की शक्ल में कन्वर्ट करके मेरे एसक्यूएल सर्वर तक भेजेगा। एसक्यूएल सर्वर इसे चलाएगा। चलाने के बाद क्या करेगा, मुझे रिजल्ट्स भेज देगा एसक्यूएल की शक्ल में। अब एसक्यूएल की शक्ल में रिजल्ट आए, इसके बाद लिंक क्या करेगा, अगेन इंटरमीडिएट रोल प्ले करेगा। ये वापस उस एसक्यूएल रिजल्ट्स को अगेन ऑब्जेक्ट की शक्ल में ट्रांसलेट कर देगा। इसी के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हम कुछ एक्स वाई ज़ेड लिखेंगे अपने लिंक के अंदर, अपने सी शार्प के कोड के अंदर। जब इसे हम सी शार्प के कोड के अंदर लिखेंगे, अब एसक्यूएल सर्वर इसे नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो लिंक क्या करेगा, लिंक टू एसक्यूएल इसे कन्वर्ट कर देगा एसक्यूएल में। अब एसक्यूएल में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएगा एसक्यूएल सर्वर पे, ये एसक्यूएल की शक्ल में गया। अब ये देखें, अगर आप देखें तो ये कन्वर्ट हो चुके हैं एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल सर्वर उसे चलाएगा, चलाने के बाद एसक्यूएल की ही शक्ल में रिजल्ट्स वापस भेजेगा। अब एसक्यूएल की शक्ल में से रिजल्ट्स वापस भेजे, लेकिन जो मेरा लिंक टू एसक्यूएल है, ये फिर इंटरमीडिएट रोल प्ले करेगा। ये वापस उससे ट्रांसलेट करके मेरे पास ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में मेरी एप्लीकेशन को दे देगा, और देन हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करके अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट्स होंगे और सर्वर साइड पे रिलेशनल डाटा होगा। जो काम हम ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, सेम काम वहाँ पे रिलेशनल डाटा के साथ हो रहा होगा। अब ये करना कैसे है, इसे करने के लिए हमें अपने टेबल्स को, अपने रिलेशनल डाटा को ऑब्जेक्ट्स के साथ मैप करना पड़ता है, क्लास के साथ मैप करना पड़ता है। अब ये जो मैपिंग होती है, इस मैपिंग में हम दो चीज़ें करते हैं। एक ये कि जो हमारे पास दो टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, एक मैनुअल मैपिंग है और दूसरी ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैनुअल मैपिंग में क्या होता है, हमें हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी मैनुअली। और ड्रैग एंड ड्रॉप में ये होता है कि एक ऑटोमेटेड वे है, हम टेबल को ड्रैग करेंगे और ऑटोमेटिकली उसकी पूरी की पूरी क्लास लिखी जाएगी। आप कोई भी मैपिंग यूज़ करें, उन दोनों मैपिंग में क्या होगा, आपको अपने टेबल्स को क्लास के साथ मैप करना पड़ेगा और आपको अपने कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स के साथ मैप करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं सी शार्प का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट।
सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन। अब आपने इसमें क्या करना है, डेमो के तौर पे हम क्या करते हैं, डेमो के तौर पे हम इसमें एक डेटाबेस ऐड कर लेते हैं। आप पहले से बनी हुई डेटाबेस भी ऐड कर सकते हैं और रन टाइम पे आप खुद से भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल एप्लीकेशन, जो भी मेरे एप्लीकेशन का नेम है उसके ऊपर आता हूँ, सोल्यूशन के नेम पे आपको ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर के में मिल जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा अपने सोल्यूशन पे और ऐड पे क्लिक कर दूँगा। ऐड में न्यू आइटम, आई रिपीट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर। आप अपने सोल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड। ऐड में आपने डाटा को एक्सप्लोर करना है। डाटा में आपने सर्विस बेस्ड डेटाबेस को क्लिक कर देना है। अब जब आप सर्विस बेस्ड डेटाबेस को क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें आप नई डेटाबेस भी बना सकते हैं, आपकी पुरानी बनी हुई डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस एग्जांपल के लिए एक नई डेटाबेस बनाऊंगा। आप पुरानी बनी हुई डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक डेमो के तौर पे एक स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाऊंगा, उसमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर नेम, एज और इस तरह की चीज़ें रख लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा इनिशियलाइज कर लूँ। ये डाटा सेट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप बनी हुई डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस 1.mdf आ रहा है या डेस्कटॉप मेरे पास आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी दोनों कनेक्ट की थी। या आप न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से एक नई डेटाबेस भी सेटअप कर सकते हैं। या आपके पास ऑलरेडी सर्वर है, आप उस सर्वर का नेम लिख के, अगर आप अपने करंट कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, विंडो बेस्ड है, आप सिंपल डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में आपसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा। और अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है तो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में ऐसे, और मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ, ये है। तो ये इस तरीके से मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। टेस्ट कनेक्शन से मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। बहरहाल मैंने ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्ट की हुई है तो मैं उसी चीज़ को कनेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, ये मेरी स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग को भी स्टोर कर रहा है और ये मेरा फिनिश हो गया। अब आपके पास डेटाबेस आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास डेटाबेस शो हो रही है। तो डेटाबेस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर मेरी डेटाबेस शो होना शुरू हो गई है। तो इस डेटाबेस के अंदर मुझे मेरी सारी चीज़ें मिलेंगी जो मेरे डेटाबेस में मौजूद हैं। तो क्योंकि मैंने पहले इस पे काम किया होगा तो इसके अंदर मुझे मेरे टेबल्स मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको टेबल्स नहीं मिलेंगे। मैंने क्योंकि नई डेटाबेस क्रिएट की है डेमो के लिए, तो मेरा टेबल्स की एंट्री खाली है। तो डेमो के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू टेबल। ऐड न्यू टेबल में मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट नाम का टेबल बनाऊँगा। अब टेबल बनाने के लिए ये आपके पास डिज़ाइन के अंदर क्यूरी मौजूद है। या तो आप खुद मैन्युअली सारी क्यूरी टाइप कर लें या आप ऊपर इस इंटरफेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल को नेम देता हूँ। मैं टेबल को नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स का नेम दे देता हूँ। आप सारा कोड यहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हैं या आप ऊपर इधर भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स के नेम लिख देता हूँ। मैं कॉलम बनाता हूँ नेम और इसकी टाइप कर देता हूँ करैक्टर। और इसकी लेंथ कर देता हूँ 200। नेम है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके बाद मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ एज। इसकी टाइप इंट सेट कर देता हूँ
और जो आपकी प्राइमरी की है मैं इसके भी कुछ पैरामीटर सेट करता हूँ। आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, या फिर आप इस प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर के अंदर आ सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोरर में मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो आइडेंटिटी स्पेसिफिक, आपने आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाना है और इस आइडेंटिटी को ट्रू कर देना है। इस आइडेंटिटी को ट्रू करने से ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, कि आपने इंक्रीमेंट कितने का देना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 का इंक्रीमेंट देना चाह रहा हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं 1 सेट कर दूंगा। और इसके अलावा सीड का मतलब है कि आप फर्स्ट वैल्यू क्या देना चाहते हो, कि आपकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या सेट हो। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो, आप 0 से शुरू करना चाहते हो, 1 से करना चाहते हो, जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हो। मेरे केस में दोनों 1 है, मैं दोनों को सेट कर दिया। अगर आप नीचे देखें तो इसकी क्यूरी बन चुकी है आपके पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट को क्लिक करूँगा। ये मेरे पास अपडेट का बटन मौजूद है। जैसे ही अपडेट को क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये अपडेट डेटाबेस हो जाएगी और यहाँ पे नीचे मेरे पास टिक लग जाएंगे कि आपकी डेटाबेस अपडेट हो गई है। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अब ऐसा करते हैं कि इसके अंदर इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा मैं सर्वर एक्सप्लोरर पे आया, इसके ऊपर आके टेबल के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और रिफ़्रेश को प्रेस कर दिया। रिफ़्रेश को प्रेस करने से मेरे टेबल मेरे पास शो आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और शो डाटा टेबल, आई रिपीट, आप टेबल्स में आएंगे, अपने रेलिवेंट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और शो डाटा टेबल को क्लिक कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर कुछ डमी के तौर पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ आईडी को, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, लिहाजा मैं इसे नहीं छेड़ूंगा। मैं सिर्फ नेम और एज की एंट्री करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम अली, एज 18, नेम अहमद, एज 19, नेम असलम, एज 18, नेम असकर, एज 20, नेम मोहम्मद, एज 19। तो ये मैंने कुछ डाटा दे दिया डमी के तौर पे ताकि हम इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें। तो अगर आपकी डेटाबेस ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको ये स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। जो मैंने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया, उस टेबल के अंदर कॉलम्स क्रिएट किए, उन कॉलम्स के अंदर डमी डाटा डाला। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस मौजूद है और उस डेटाबेस में टेबल्स भी मौजूद हैं, तो आप उन टेबल्स को एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने पास एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करके उसके अंदर मैंने आपको यूज़ करके दिखाने हैं कि इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक्स थी। एक टेक्निक थी हमारे पास मैनुअल मैपिंग। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेनी है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट लिंक यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट लिंक। एक आपके पास सिस्टम डॉट लिंक है जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यूज़ की थी। अब आपने जो इंपोर्ट करनी है वो होगी सिस्टम डॉट डाटा डॉट लिंक, लेकिन ये नहीं आ रही क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये ऐड ना हो। अगर आपके पास डाटा के अंदर लिंक ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, अपने रेफरेंसेस, आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आना है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके अपने रेफरेंसेस पे राइट क्लिक करना है और आपने ऐड रेफरेंस कर देना है। आप यहाँ से इसे सर्च करके, मैं लिंक सर्च करता हूँ और लिंक में देखें ये अनचेक है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट लिंक। मैं इसे चेक कर देता हूँ, अब ये मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। तो डाटा डॉट लिंक ये आना शुरू हो गई। सिमिलरली आपने एक और पैकेज इंपोर्ट करना है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट लिंक डॉट मैपिंग। तो आपने ये दो पैकेज इंपोर्ट कर लेने हैं। हमारे पास टोटल दो टेक्निक्स हैं, एक तो हम मैनुअल मैपिंग कर सकते हैं और दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले हम मैनुअल मैपिंग देखते हैं कि कैसे करनी है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप पे आएंगे। तो मैनुअल मैपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टेबल के लिए क्लास जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास जनरेट कर लेता हूँ और एक दफ़ा हम सर्वर एक्सप्लोरर में आके, स्टूडेंट में आके
तो अपने टेबल को देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। तो टेबल के अंदर हमारे पास कैपिटल आई से आईडी था, कैपिटल एन से नेम था और कैपिटल ए से एज था। 3 पैरामीटर मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लास में 3 पैरामीटर्स रखेंगे। तो मैंने कोड पहले लिखा हुआ है। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नेम रखा स्टूडेंट, जो कि मेरे उस स्टूडेंट्स टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। आप नाम कुछ भी रख सकते हो। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स बनाए, आईडी, नेम, एज। आपके नेम डिफ़र कर सकते हैं। इन्हें सेट गेट में रखा और ये मेरे पास क्लास बन गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस क्लास को मैप करना है अपनी डेटाबेस के साथ। तो मैं रिपीट करता हूँ, मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स रखे जो हर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आईडी कॉलम की रिप्रेजेंटेशन के लिए आईडी, नेम के रिप्रेजेंटेशन के लिए नेम, एज की रिप्रेजेंटेशन के लिए एज। मैंने 3 एट्रीब्यूट्स रखे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मेन चीज़ है हमारी, वो है मैपिंग। हमने मैपिंग करनी है और मैनुअली खुद से मैपिंग करनी है सारी की सारी। तो आप क्या करोगे, टेबल्स को मैप करोगे क्लासेस के साथ और कॉलम्स को मैप करोगे एट्रीब्यूट्स के साथ। तो इसे आपने कैसे करना है, आप सिंपली क्लास से पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड दोगे टेबल। आप टेबल कीवर्ड दोगे क्योंकि आप टेबल के साथ मैप करने लगे हो। इसके अंदर आप नेम पास करोगे कि आप किस टेबल के साथ, अपने डेटाबेस के किस टेबल के साथ इसे मैच करना चाहते हो। तो आप अपने टेबल का नेम, जो भी आपके टेबल का नेम है, मेरे पास नेम है स्मॉल एस के साथ स्टूडेंट्स, तो मैं वो नेम यहाँ पे पास कर दूँगा, स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास ये क्लास मैप हो गई इस टेबल के साथ। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बाकी चीज़ें भी मैप कर लूँगा। तो मैपिंग में आप देखें कि जब मैंने क्लास को मैप करना था तो क्लास से पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा टेबल कीवर्ड और टेबल को नेम पास कर दिया कि इसे कौन से टेबल के साथ मैप करना है। सिमिलरली मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स मैंने बनाए थे 3 कॉलम्स के लिए। अब इन तीनों एट्रीब्यूट्स से पहले मैं क्या करूँगा, इनमें कॉलम पास करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एज है, मैंने इससे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड डाला कॉलम और कॉलम के आगे ब्रैकेट के अंदर नेम पास कर दिया एज। इस तरीके से मैंने इसे एज कॉलम के साथ मैप कर दिया, इसे नेम कॉलम के साथ मैच कर दिया और इसे आईडी कॉलम के साथ मैच कर दिया। अगर आप देखें तो इन 2 कॉलम्स में मैंने कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं किया, लेकिन इस कॉलम के साथ मैंने एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किए हैं। क्यों पास किए हैं? क्योंकि मेरी प्राइमरी की थी प्लस ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट था। तो ये पैरामीटर बताएगा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इसे डीबी खुद से जनरेट करेगी, हमने इसे मैनुअली मैनिपुलेट नहीं करना। हमने टेबल के अंदर इसकी टाइप ऑटो इंक्रीमेंट दी थी जो 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 का इंक्रीमेंट दे रही थी। और दूसरा पैरामीटर ये बता रहा है कि ये प्राइमरी की बी है। तो अगर आपके पास प्राइमरी की कोई और है तो आप ये पैरामीटर वहाँ पे पास करेंगे, और अगर आपके पास कोई और भी ऑटो इंक्रीमेंट इस टाइप की टाइप है तो आप उसे वहाँ पे भी प्रॉपर्ली पास करोगे। तो इस तरीके से मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट नेम से और इसे मैंने अपने टेबल के साथ मैप कर दिया और इसके 3 पैरामीटर्स को 3 कॉलम के साथ मैंने मैच कर दिया। अब ये काम तो हो गया, आपने मैपिंग के लिए एक क्लास बना ली। अब आपकी क्लास बन गई है, लेकिन इस क्लास को अभी हमने प्रॉपर्ली हैंडल करना है, उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, देन ही जाके हमारा काम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप लोग एक नई क्लास बनाओगे जो कि दोनों को कनेक्ट करेगी और उस क्लास को आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं क्लास बना लेता हूँ, इसे नेम दे देता हूँ डाटा लिंक। आप कोई भी नेम दे सकते हो। बेसिकली मेरी क्लास क्या करेगी, ये मेरी क्लास मेरे डेटाबेस को और मेरे ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगी। आपने इस क्लास को एक्सटेंड करना है डाटा कॉन्टेक्स्ट से। डाटा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास सी शार्प में इस लिंक के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है जो कि काम कर रही होती है। हमने क्या करना है, अपनी जो भी क्लास बनाएंगे उस क्लास को एक्सटेंड करना है इस डाटा कॉन्टेक्स्ट से। एक्सटेंड करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलम
यूज़ करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी बॉडी लिखेंगे और इसकी बॉडी के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर होता है, उसी कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइज़ करवाएंगे। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, तो मैं इसी के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज़ करवाऊंगा। आप कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज़ करवाते वक्त भी आपने क्या करना है, एक तो आपका कंस्ट्रक्टर पब्लिक होना चाहिए, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर को आप क्योंकि क्लास से इनहेरिट कर रहे हो, तो इस पेरेंट क्लास का भी कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो बजाय इसके कि आप अपना कंस्ट्रक्टर लिखो, आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें बेस कीवर्ड यूज़ करके उस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर देंगे। तो पहले मैं इसकी बॉडी बना लूँ इस कंस्ट्रक्टर की। इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी हम खाली छोड़ देंगे। क्यों इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी खाली छोड़ें? क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेड क्लास के पेरेंट कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज़ करवाना है, और उसके लिए हम लोग वही टेक्निक लगाएंगे, डॉट कॉलन बेस, और बेस को हम पैरामीटर पास करेंगे। बेस को बेसिकली हमने जो पैरामीटर पास करना है वो आपकी होगी कनेक्शन स्ट्रिंग, जो आपकी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो मुझे डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है। मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, एक तो आपने स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में पास करना है, दूसरा अगर आप देखें तो स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी डबल कोटेशन आ रहा है जो कि पाथ को स्पेसिफाई कर रहा है। आप इसके लिए डबल कोटेशन के बजाय सिंगल कोटेशन लगाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अब ये सिंगल कोटेशन भी आ रहा है और हमारे पास बैक स्लैश भी आ रहे हैं, ये बैक स्लैश और मल्टीपल बैक स्लैश हैं। इन बैक स्लैशेस को डील करने के लिए या तो आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं, डबल बैक स्लैश सिंगल कोटेशन, या आप सिंपली इसके शुरू में एक एट द रेट ऑफ लगा सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग में बैक स्लैश को एस्केप सीक्वेंस नहीं बनने देगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें बेस में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास की। अब ये क्या करेगा, मेरे जो पेरेंट क्लास है इसी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसमें ये पैरामीटर पास कर देगा। अब हमने समराइज़ करूँ अगर, तो हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के पैरामीटर्स को हमने टेबल के एट्रीब्यूट्स के साथ मैप कर दिया, और दूसरा हमने क्या किया, एक और क्लास बनाई जो कि डाटा कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड कर रही थी, उससे इनहेरिट कर रही थी, और इसके हमने कंस्ट्रक्टर में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। अब आते हैं हम अपने मेन पे कि हमने काम कैसे करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप को बाद में देखेंगे, मैपिंग इस तरीके से हमने मैनुअली मैपिंग की। अब मैपिंग के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हम टेबल से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, और हम इंसर्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम रिट्रीव डाटा कैसे करते हैं। रिट्रीव करने के लिए आपने क्या करना है, जो डाटा कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करके हमने क्लास बनाई है, जो डाटा लिंक की क्लास है, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम अपने काम करेंगे। और दूसरी एक चीज़ आपने मज़ीद ये करनी है कि आपने इसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के बाद आपने इससे लिंक भी तो करना है। अभी जस्ट हमने इससे डाटा कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कर लिया, लेकिन इसे हमने अभी कनेक्शन बनाना है इस क्लास स्टूडेंट के साथ। तो इस क्लास स्टूडेंट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए पब्लिक स्पेस टेबल, क्योंकि मैं टेबल के साथ लिंक कर रहा हूँ क्लास को, स्टूडेंट ये मेरी क्लास का नेम है, और इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जो कि उस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम आते हैं अपने मेन के अंदर। ये काम आपने करना है इस डाटा लिंक की क्लास में कंस्ट्रक्टर के बाद, ताकि डाटा लिंक की क्लास कनेक्ट हो जाए मेरे इस क्लास को कनेक्ट करें। तो अब हम आते हैं मेन में। मेन में सबसे पहले आपने क्या करना था, आपने मेन में सबसे पहले
डाटा कॉन्टेक्स्ट टाइप की जो क्लास है जो हमने डाटा लिंक नाम से बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने जो डाटा कॉन्टेक्स्ट है इसकी जो मैंने क्लास बनाई है वो है डाटा लिंक। तो मैं डाटा लिंक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसे नाम दे देता हूँ डी का, लेट्स सपोज न्यू कीवर्ड डाटा लिंक, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट मेरे पास बन चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से डाटा रिट्राइव करना है। अब रिट्राइव करने के लिए हम क्यूरी लिखेंगे, वही क्यूरी जो हमने लास्ट टाइम टेक्निक यूज़ की पढ़ा था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपना फ्रॉम वेयर और सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक वी आर टाइप की सिलेक्शन बना लेता हूँ, इसके अंदर डाटा सोर्स स्पेसिफाई कर देता हूँ फ्रॉम। अब आपका डाटा आएगा कहाँ से, बेसिकली डाटा आपको प्रोवाइड करेगा ये डाटा लिंक क्लास। जो आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई है डाटा लिंक, आपको ये आपका डाटा प्रोवाइड करेगी। कहाँ से प्रोवाइड करेगी, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे बना चुका हूँ इसकी टाइप डाटा लिंक टाइप की। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम डी सॉरी फ्रॉम एस टी डी इन डी डॉट स्टूडेंट्स। तो डी इसका ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये स्टूडेंट पड़ा है। ये स्टूडेंट किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, टेबल होगा, लेकिन क्लास किससे मैप हुआ है, और ऊपर जो हमने ये स्टूडेंट्स नाम के क्लास बनाई थी इसके साथ। तो डी डॉट स्टूडेंट्स अब मेरे उस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा जो डेटाबेस से होके इस ऑब्जेक्ट में आया है। और ये मेरा डाटा सोर्स लिखने का तरीका है फ्रॉम एस इन डी डॉट स्टूडेंट्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, एस टी डी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं फ़िलहाल वेयर नहीं लगा रहा, मैं सिंपली सिलेक्ट एस टी डी कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, उन सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसे देखने के लिए मैं एक फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ। फॉर ईच बेहतर है कि मैं वी आर टाइप ही बना लूँ, वी आर एस इन सिलेक्शन, और इसके अंदर मैं एस डॉट। अब मेरे पास इस टेबल में मल्टीपल पैरामीटर्स थे। एक तो मेरे पास इसके अंदर आईडी थी, और दूसरा मेरे पास इसके अंदर नेम था, और तीसरा मेरे पास इसके अंदर एज थी। तो मैं इन सब पैरामीटर्स को प्रिंट कर लूँगा और इसे चला के देखते हैं। तो आपने क्या करना है, इसे साथ साथ समराइज़ भी कर लेते हैं। आपने जो डाटा कॉन्टेक्स्ट टाइप की क्लास बनाई थी, जो कि हमारे पास डाटा लिंक नाम से, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और अब अपनी क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी लगाते वक्त आपने इसी डाटा कॉन्टेक्स्ट टाइप की जो क्लास है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने यूज़ करना है, और उसके अंदर आपने टेबल का नेम या आपने अपनी क्लास का नेम पास कर देना है, और उसके ऊपर आप क्यूरी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप उस क्यूरी को चला लेंगे। स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से। यहाँ पे मेरी क्लास का नेम था उसका टेबल का नेम स्टूडेंट्स था। तो अगर आप देखें तो मेरे पास मेरे सारे ये स्क्रीन पॉज नहीं है क्योंकि मैंने एंड पे गेट की नहीं लगाया स्क्रीन पॉज करने के लिए। तो मेरे पास क्या हुआ, सारे के सारे रोज़ आई। ये फर्स्ट रो ID 1 अली 18 2 अहमद 19 3 असलम 18 4 अस्कर 20 और 5 मोहम्मद 19 सारे मेरे पास रिट्राइव हो गए। तो अगर मैं इसे टेबल के अंदर भी देखूं तो हम वो भी देख सकते हैं, व्यू डाटा टेबल। तो व्यू डाटा टेबल में यही चीज़ें मौजूद हैं जो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे मैं वेयर क्लोज भी ऐड कर सकता हूँ, वेयर std डॉट एज इज़ इक्वल 18।
तो ये क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगा, गेट करेगा, सेलेक्ट करेगा जो कि मेरे पास 18 के हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमने क्यूरी लिखी अपने ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में, उस ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट किया लिंक ने एसक्यूएल की शक्ल में, वो एसक्यूएल सर्वर पे गया, उसने मुझे सेलेक्ट करके वो स्टूडेंट जो 18 के थे वो रिटर्न किए अब मेरे पास रेफरेंशियल शक्ल में, और वो जो रेफरेंशियल डाटा आया लिंक ने वापस उसे ऑब्जेक्ट की शक्ल में कन्वर्ट किया और मुझे रिटर्न कर दिया। जब इसने मुझे ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में रिटर्न किया तो मैंने उसके ऊपर क्यूरी लगाई और उसे मैंने प्रिंट कर लिया। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो दो स्टूडेंट थे जिनकी एज 18 थी, अली और असलम, और ये दोनों स्टूडेंट प्रिंट हो गए 18 वाले। तो इस तरीके से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में हमारी स्किप हो गई थी वो ये थी कि हमारे पास जो लिंक का सिंटेक्स है वो दो तरीकों का हो सकता है। एक को कहते हैं क्यूरी सिंटेक्स, ये जो भी हमने देखा क्यूरी सिंटेक्स में क्या होता है, कॉमन कीवर्ड्स होते हैं फ्रॉम, वेयर, सेलेक्ट। ये जो हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए हम फ्रॉम, वेयर, सेलेक्ट लगा के जो काम करते हैं ये क्यूरी सिंटेक्स है। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है जिससे तरीका होता है जिसे हम मेथड सिंटेक्स कहते हैं। मेथड सिंटेक्स भी कह लेते हैं, मेथड एक्सटेंशन सिंटेक्स भी कह लेते हैं, फ्लुएंट भी कह लेते हैं, क्योंकि लिखने का तेज़ तरीका है लिहाजा से फ्लुएंट भी बोलते हैं। अब ये तरीका क्या होता है, इस तरीके की एग्जांपल है, इसमें हम सेम काम एक एक्सटेंशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली होता है क्या, इसमें हमारे पास एक्सटेंशन मेथड होते हैं और उस एक्सटेंशन मेथड में हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ, इसी में। तो अगर हम इसी चीज़ सेम चीज़ को हम एक्सटेंशन मेथड के थ्रू करना चाहते तो मैं सेम चीज़ लिखता, वेयर सिलेक्शन इज़ इक्वल टू, इसकी बार आपके पास जो तरीकाकार है आप उसमें ये करोगे कि आप लोग लिखोगे डी डॉट, आप डाटा सोर्स लिखोगे सबसे पहले, आपके पास डाटा सोर्स आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो डाटा सोर्स था ये मेरे पास लिंक टू एसक्यूएल वाला डाटा सोर्स था। अगर आप लिंक टू एसक्यूएल यूज़ नहीं कर रहे, आप सिंपल अरे यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस अरे को भी पास कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले डाटा सोर्स देंगे डॉट, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी, तो मैं वेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं अपना लैम्डा एक्सप्रेशन पास करूँगा। ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे दी थी, तो लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने का तरीका क्या था हम पहले देख चुके हैं। एस टी डी ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल का निशान नहीं है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन की असाइनमेंट का निशान है। यहाँ पे आप कंडीशन लिख दोगे तो ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा जिनकी एज 18 के इक्वल है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और मैं इसे चलाता हूँ तो आपके पास बिल्कुल सेम आउटपुट आएगी। मैं एक दफ़ा एक्सटेंशन मेथड दोबारा रिपीट कर दूँ। एक्सटेंशन मेथड में आप क्या करते हो, सबसे पहले डाटा सोर्स देते हो। यहाँ पे मेरे पास डाटा सोर्स लिंक टू एसक्यूएल है, डी डॉट स्टूडेंट्स। इसके बाद आप डॉट लगाते हो, आप वेयर यूज़ कर सकते हो, और वेयर के बाद आप क्या कर सकते हो, आप लैम्डा एक्सप्रेशन देते हो। लैम्डा एक्सप्रेशन में हमने वो बताना है कि सिलेक्ट किसे करने, मैंने एसटीडी को सिलेक्ट करना था। कौन से एसटीडी, कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, आप उसका आगे क्राइटेरिया डिफाइन करते हो। मैंने उसे बताया कि जिनकी एज 18 के इक्वल होगी सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो इस केस में मेरे पास दो स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल एक स्टूडेंट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने वेयर यूज़ किया है, वेयर के बजाय हमारे पास एक कीवर्ड होता है फर्स्ट डॉट फर्स्ट। फर्स्ट क्या, वेयर तो आपके पास सारे रोज़ को लेके आ रहे हैं जितनी भी मैचिंग है, लेकिन फर्स्ट क्या करते हैं, सिर्फ एक रो को लेके आता है। तो ये मेरे पास क्या करेगा, एक को लेके आएगा। अब ये एरर इसलिए दिया है क्योंकि ये आइटरेटेबल नहीं है। तो मैं इसे, क्योंकि अब की बार इसने सिर्फ एक को लाना है तो मैं इसे लूप में नहीं लिख सकता था, तो मैं इसे बगैर लूप के लिख रहा हूँ। तो एक ही स्टूडेंट मेरे पास अब की बार प्रिंट हुआ, 1 अली 18। तो फर्स्ट आपके पास
आपके पास मल्टीपल रोज़ हैं मैचिंग, उसमें से पहली रो रिटर्न करते हैं और इसी तरीके से लास्ट आपके पास लास्ट रिटर्न करता है। लेकिन जो वेयर होगा ये हमारे पास जितनी भी मैचिंग रोज़ हैं उन सबको रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो डाटा रिट्रीव करने का हमने एक सिंपल सा एक बेसिक सा टेबल बना के हमने काम करके देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेबल के अंदर हम किस तरीके से रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, सबसे पहले उसी डाटा कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करके जो क्लास बनाई है आपने, उसकी जो चाइल्ड क्लास है जिसका मैंने डाटा लिंक नेम रखा है, आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, एक न्यू स्टूडेंट, अब मैं ये क्यूरी हटा रहा हूँ, मुझे ये क्यूरी नहीं चाहिए फ़िलहाल। आप क्या करोगे, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैं इसे भी कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब क्यूरी ही नहीं कर रहा तो मैंने इसे प्रिंट भी नहीं करना। तो अब आप क्या करोगे, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट मेरे पास वो क्लास है जिसे मैंने अपने टेबल के साथ मैच किया हुआ है। तो मैं स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसे एस नेम दे देता हूँ या S1 कर लो, कोई भी आप नेम दे सकते हो। S इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल एस डॉट आईडी आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि आईडी आपके पास ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो एस डॉट नेम इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज जैन और एस डॉट एज इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 21। इससे पहले मैं एक दफ़ा टेबल दिखा दूँ आपको खोल के कि मेरे पास टेबल में जैन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स शो टेबल डाटा और टेबल डाटा के अंदर हमारे पास जैन नहीं है, ये मोहम्मद तक हमारे पास डाटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स सेट कर लिए, जैन एज टाइप इंट थी। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को, जो हमने ये स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट बनाया है, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमने डेटाबेस में पास करवाना है। तो डेटाबेस में पास करवाने के लिए आप क्या करोगे, आपने डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट का मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना था, आपने डाटा कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना था। उसके बाद आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था जिससे आपने मैप किया हुआ था। मेरी एग्जांपल में स्टूडेंट वो क्लास थी। उसके बाद आपने उसके अंदर वैल्यू सेव करनी थी। वैल्यू सेव करने के बाद आपने क्या करना था, अब आपने क्या करना है, डॉट इंसर्ट मेथड यूज़ करना है। तो आपका जो डाटा सोर्स है आप वो लिखोगे डी डॉट स्टूडेंट्स। तो जो आपने मेथड कॉल करने हैं वो आपने डाटा सोर्स के मेथड कॉल करने हैं, डी डॉट स्टूडेंट्स डॉट। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट ऑन सबमिट। इंसर्ट ऑल की बजाय हम इंसर्ट ऑन सबमिट करेंगे एक ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें मैं अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जिसे मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। आईडी मैंने इसलिए पास नहीं की, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो इस तरीके से मैंने उसे बताया कि जैसे ही मैं सबमिट करूँ आपने इसे एस को इंसर्ट कर देना है। अब सबमिट करने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं सबमिट चेंजेस। तो अब आपने उस पर्टिकुलर टेबल पे वो पास नहीं करनी, आपने क्या करना है, पूरे के पूरे डाटा लिंक वाले के ऊपर आपने पास कर देना है सबमिट चेंजेस। अब मैं इसे क्यूरी को रन करता हूँ, एक दफ़ा फिर टेबल पर नज़र डालें, मोहम्मद तक है 5 एंट्रीज़ हैं। इसके बाद मैं इसे रिफ़्रेश भी करके देख लेते हैं, 5 ही हैं। अब क्या करता हूँ, इसे स्टार्ट करता हूँ और मेरा क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं किया था, प्रिंट ये मैंने मिटाया हुआ है। तो अगर आप प्रिंट करना चाहें यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मैं पहले क्यूरी दूंगा कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो और ये मैं एज वाला पैरामीटर हटा दूंगा ताकि वो सबको सिलेक्ट कर ले। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप लगा के उन चीज़ों को प्रिंट कर सकता हूँ। तो
अब टेबल को रिफ़्रेश करके देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास जैन की एंट्री आ गई, दिस इज़ जैन, तो जैन 21। तो इस तरीके से हम इंसर्ट ऑन सबमिट में उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करके सबमिट चेंजेस के थ्रू हम इंसर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इंसर्शन की है उसी तरीके से हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से चला के दिखाता हूँ आपको। मैं तो यहाँ पे देखते हैं, हम लगा लेते हैं एज इज़ ग्रेटर इक्वल 18। नो, वो कह रहा है कि एस ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, एस नीचे भी एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम आई कह लेते हैं। मुझे सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास अली, अहमद, असलम, असकर, मोहम्मद, जैन और फिर एक दफ़ा जैन। दो दफ़ा जैन क्यों आया? क्योंकि मैंने इस क्यूरी को दो दफ़ा चलाया इंसर्ट वाली, तो दो दफ़ा जैन आ गया। तो अब मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ फ़िलहाल, और अब देखते हैं इंसर्शन तो होगी हमारे पास। इंसर्शन के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं? इंसर्शन के अलावा हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाटा गेट करना पड़ेगा। अब की बार हम लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने न्यू स्टूडेंट बना के उसके अंदर खुद से वैल्यूज़ डालनी थी। अच्छा, ये आप खुद से वैल्यूज़ डालने के बजाय आप यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इज़ इक्वल टू, आप उस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो बहरहाल अब की बार आपने क्या करना है, आपने एक इसमें खुद से वैल्यूज़ नहीं डालनी, हम यहाँ पे दोबारा एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, इसका नाम ऐसे दे देता हूँ, लेकिन इसे खुद से वैल्यू देने के बजाय हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू दे देंगे क्यूरी के थ्रू। तो ये जो क्यूरी लगाई थी, ये क्यूरी क्या करती है, ये मल्टीपल रो सेलेक्ट करती है वेयर, लेकिन एस में तो एक ही वैल्यू आ सकती है। तो एक वैल्यू के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा। ये सिर्फ पहली वैल्यू को ट्रैवर्स कर रहा है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर ही लास्ट के लिए आप लास्ट यूज़ कर पर्टिकुलर करने, देन आप आईडी भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट की बजाय मैं वेयर ही देता हूँ और इसके अंदर मैं आईडी इज़ इक्वल इक्वल 1 कर देता हूँ। तो जो इस तरह की क्यूरीज होंगी वो भी आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकती हैं, लेकिन सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकती हैं, लेकिन इस केस में आपको वेयर के बजाय कोई ऐसी ही चीज़ लगानी पड़ेगी जो करती ही 1 है। वेयर तो मल्टीपल कर सकती है, तो वेयर यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन वेयर इस केस में 1 ही, एक ही रिटर्न करेगी, एक ही रो आपके पास। लेकिन रो तो एक ही रिटर्न करेगी, लेकिन टाइप मिसमैच है। क्यों? वो मल्टीपल भी कर सकती थी, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास वेयर यूज़ करना अलाउ नहीं है इस केस में। तो मैं फ़र्स्ट यूज़ करता हूँ, तो फर्स्ट दे दो, लास्ट दे दो, आना ही एक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, वो स्टूडेंट आईडी 1 ही आएगा। अब स्टूडेंट आईडी 1 मेरे पास कौन है? अली है। इस अली का नेम चेंज करके अली अहमद करते हैं, तो आपके पास स्टूडेंट आ गया। मैं ये लूप हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उधर से देख लूँगा। तो मैं एस डॉट नेम इज़ इक्वल टू, इसमें नया नाम सेट कर देता हूँ, अली स्पेस अहमद। आप पुराना नेम यूज़ भी कर सकते हैं। आप एस डॉट नेम इज़ इक्वल टू एस डॉट नेम प्लस अहमद, इस तरीके से आप पुरानी वैल्यूज़ एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उसका जो भी नाम है उसमें अहमद एक्सटेंड कर देगा, और ये मेरे पास इस लोकल ऑब्जेक्ट में हुआ। लोकल ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन से? एस। अब इसे डाटाबेस में भी हमने रिप्रेजेंट करना है, भेजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी डाटा लिंक क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे डी डॉट सबमिट चेंजेस।
तो एक दफ़ा इस पे नज़र डालते हैं रिफ़्रेश करके, मेरे पास इसका नेम अली है। अब ये 2 ज़ैन लास्ट टाइम हमने एंट्री की थी और इसका नेम अली है। अब जब मैं इसके अंदर स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और जो अली था इसका नेम चेंज होके अली अहमद हो जाएगा। ये मैं रीड की भी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो मैं इसे चलाता हूँ। तो अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखें इसका नेम अली से अली अहमद अहमद हो गया। 2 दफ़ा अहमद क्यों आया? क्योंकि मैंने इसे 2 दफ़ा चलाया है। जब फर्स्ट टाइम चलाया तो अली के साथ अहमद एक लगा। जब दूसरी दफ़ा चलाया तो अली अहमद बन चुका था, अली अहमद के साथ भी अहमद लग गया। लेकिन अगर मैं इसे हार्ड कोड कर दूँ तो आएगा ही अली अहमद। लास्ट टाइम 2 दफ़ा चलाने की वजह से 2 दफ़ा अहमद लग गया। तो अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास अली अहमद है। अब इस वाले ज़ैन का नाम चेंज करते हैं, इसका नेम असद कर लेते हैं। तो इसकी आईडी है 7। आप और भी टेक्निक दे सकते हैं यहाँ पे। तो आईडी 7 को मैं एक्सेस करता हूँ और इसका नेम मैं कर देता हूँ असद। इसकी एज भी चेंज कर देते हैं, एस डॉट एज इज़ इक्वल टू 22। अब मैं इसे रन करता हूँ और मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई और इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ज़ैन असद में कन्वर्ट हो गया और इसकी एज 22 सेट हो गई। तो इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए आपको पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने क्योंकि गेट ही क्यूरी के थ्रू किया है तो वो क्यूरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि हमने इसे क्यूरी के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को गेट किया तो आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे सबमिट चेंजेस के थ्रू वो सारी की सारी चेंजेस आपके पास अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, टेबल में से कोई रो डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में से मैं क्या करता हूँ, मैं इस असलम को डिलीट करना चाहता हूँ, इस रो को। तो इस रो को डिलीट करने के लिए मैं सबसे पहले वही तरीका, आप क्या करोगे, स्टूडेंट तो बनाओगे लेकिन स्टूडेंट आप इसी के थ्रू गेट करोगे। तो मैं id इज़ इक्वल 3, ये मेरे पास असलम गेट करेगा। आप लाजमी नहीं id से गेट करो, आप नेम से भी कर सकते हो, नेम इक्वल असलम। तो ये असलम आपके पास रिटर्न करेगा। अब की बार आपने चेंजिंग नहीं करनी, आपने डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए जैसे हम लोगों ने डी सोर्स लिखा था अपना डी डॉट स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट ऑन सबमिट किया था। अब की बार आप लोग करोगे डिलीट ऑन सबमिट। तो डिलीट ऑन सबमिट के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हो। मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके अंदर एस पास कर दूंगा और इसके बाद जब मैं चेंजेस सबमिट करूँगा तो मेरे पास ये डिलीट हो चुका होगा। तो मैं इसे चलाता हूँ और चलाने के बाद इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं असलम डिलीट होता है कि नहीं होता। मेरी क्यूरी चल रही है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और मेरे पास असलम डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने रोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टीपल रोज़ को करना है तो आप इस तरीके से क्राइटेरिया बना के आप लूप के अंदर लगा के भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईडी नंबर 5 से लेके आईडी नंबर 6 तक सब डिलीट करना चाहता हूँ। आईडी इज़ इक्वल मैं इक्वल आई और इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लूप में लगा दूँ फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 3, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। तो ये कोड मेरे पास क्या करेगा, ये आई पहले 3 आईडी को गेट करेगा, 4 5 6 और इन सबको डिलीट ऑन सबमिट पे डालता जाएगा। और जैसे ही मैं सबमिट चेंजेस करूँगा ये सारी की सारी मेरे पास जितनी भी मैंने डिलीट ऑन सबमिट में डाली हैं सब के सब डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल एंट्रीज भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम
डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम किस तरीके से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं या डाटा अपडेट कर सकते हैं और डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने कैसे किया, हमने अपने जो टेबल था, टेबल को हमने एक क्लास के साथ मैप कर लिया था और इसे मैप करने के बाद हमने एक लिंक एस्टेब्लिश कर लिया। उस लिंक के थ्रू हम इस क्लास के साथ इंटरेक्शन करते रहे और वो सारी चीज़ें हमारे पास डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती गई साथ साथ। और ये सारी मैपिंग हम लोगों ने मैनुअली की थी, हमने इसका कोड खुद से लिखा, ये मैपिंग का कोड। लेकिन अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते तो हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है। पहले मैं सोल्यूशन को क्लोज़ कर दूँ। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है इस चीज़ का, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वो तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको ये क्लास में मैनुअली मैपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा काम आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ के डेमो के लिए। कंसोल एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं। अब इस कंसोल एप्लीकेशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डेटाबेस ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके, तो इसमें आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड में जाके आपने न्यू आइटम में डाटा में अब की बार आपने लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस, लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस क्या करेंगी, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप अपने टेबल को ड्रॉप कर दोगे और उसकी क्लास ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। तो इससे नीचे आप नाम दे सकते हो, मैं ऐड करता हूँ। तो इसने मेरी डेटाबेस कनेक्ट कर ली। तो जो मेरे पास डेटाबेस आई है उसे मैं डेटाबेस एक्सप्लोरर में खो रहा हूँ। तो इसमें मैंने अपनी बनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस कनेक्ट की है। इसके अंदर मेरी माई डी बी मौजूद है और इस माई डी बी में पर दो टेबल मौजूद हैं, स्टूडेंट और टीचर। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस स्टूडेंट को या टीचर को, जिस टेबल को भी आप करना चाहते हो, दोनों को करना चाहते हो, आप दोनों को कर सकते हो। आप इसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप, आप दोनों को भी कर सकते हो, ये दोनों को इकट्ठा भी हैंडल कर लेगा। मैं दोनों को कर लेता हूँ और मैं इस टीचर वाले टेबल को भी पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप। अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आपने ये दिए हैं इसी नाम की आपके पास क्लास बन जाएगी। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास कोई और नाम था, लेट्स से मेरे पास std_student होता पहले से, तो मैं इसे चेंज करके ज़्यादा अच्छा रीडेबल बना सकता था। बहरहाल आप यहाँ पे नेम एडिट भी कर सकते हो। आप जो नेम एडिट करोगे वो आपके पास सेट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका कोड ऑटोमेटिकली लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल वही क्लास बन चुकी हुई है। इसकी क्लास कैसे बन चुकी हुई है, अगर आप ये देखें, आप इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहे होंगे। या उसने डेटाबेस को लिंक किया मेरी क्लास के साथ, मेरी डेटाबेस का नेम था माई डी बी, और उसके बाद इसने ये वही सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे मैपिंग कर रहे थे मैनुअली, ये सारी मैपिंग ऑटोमेटिकली होगी। ये मेरी क्लास आ गई स्टूडेंट की, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट की और एक टीचर की, मैंने दो क्लासें इकट्ठी की हैं, तो मेरे पास दोनों के लिए अलग-अलग क्लास होगी। तो ये क्लास मेरे पास मैप्ड है स्टूडेंट्स के लिए और इसमें मेरे पास एसटीडी रोल नंबर, एसटीडी नेम, एसटीडी एज और एसटीडी यूनिवर्सिटी मौजूद थी। और सिमिलरली मेरे पास एक और क्लास बनी होगी उसके लिए, मेरे टीचर्स के लिए, और उसके अंदर भी मेरे पास मल्टीपल थे। और जो हम लोगों ने डाटा कॉन्टेक्स्ट लास्ट टाइम मैनुअली बनाया था, इसमें वो डाटा कॉन्टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली बना होगा। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वो मेन वाला कोड लिखना है। तो लास्ट टाइम तो हमारे पास ये हो रहा था कि हम लोगों ने डाटा कॉन्टेक्स्ट खुद लिखा और उसके बाद हमने सारा कोड लिखा। तो यहाँ पे सारा काम होगा ऑटोमेटिकली होगा। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते थे, हमने क्या करना होता है, हमने रिट्रीव करने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले डाटा कॉन्टेक्स्ट टाइप की जो भी क्लास होती है, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो वो बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं लिखता हूँ डाटा कॉन्टेक्स्ट, ये मेरे पास आ गया डाटा क्लास वन डाटा कॉन्टेक्स्ट डॉट। अब मेरे पास क्योंकि दो क्लासेस हैं तो उनका यही
है मेरे पास डॉट। अब डॉट नहीं लगाना फ़िलहाल, हमने इस टाइप का एक वो बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, डी इज़ इक्वल टू न्यू और न्यू डाटा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करते थे, आप अपनी जो भी क्यूरी होती थी उसे चलाते थे। उस क्यूरी में डाटा सोर्स क्या देते थे, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास का नेम जो टेबल के साथ मैच है। तो फ़िलहाल मैंने 2 टेबल किए हैं। आप इस कोड के अंदर जाके भी नेम देख सकते हो क्या नेम है, अदरवाइज़ आपको बताया कि नेम वही होगा जो आप नेम यहाँ पे सेट कर रहे हो। तो एक का नेम स्टूडेंट होगा, एक क्लास का नेम, और दूसरी क्लास का नेम टीचर्स होगा। तो अब मेरे पास 2 डाटा सोर्स होंगे, डी डॉट स्टूडेंट्स और सिमिलरली डी डॉट टीचर। तो ये 2 क्लासेस के नेम हैं जो कि 2 डिफरेंट इसके टेबल्स को मैप कर रहे हैं। तो मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं टीचर्स को यूज़ करता हूँ। तो मैं var सिलेक्शन इज़ इक्वल टू फ्रॉम टी इन टीचर सेलेक्ट टी। तो ये क्या करेगा, ये टीचर्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसी तरीके से टीचर की बजाय हम स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, डी डॉट स्टूडेंट्स। तो हम इसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब मैं नीचे फॉर ईच लगा के अपना डाटा प्रिंट भी कर सकता हूँ। फॉर ईच आई इन सिलेक्शन var कंसोल राइट लाइन। मैं अब की बार सिर्फ और सिर्फ इनके एक प्रॉपर्टी प्रिंट करूँगा, कोई सी एक। तो मैं सिर्फ नेम प्रिंट कर रहा हूँ टीचर्स के। तो अब इसे मैं चलाता हूँ। क्योंकि मैंने रीड की नहीं लगाया था तो मेरी स्क्रीन पॉज नहीं हुई। कंसोल डॉट रीड की। तो इसे मैं रीट्रेव करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स के असद एस 99 अली अहमद अली जैन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मेरे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स के नेम आ गए। तो अगर हम जाके उधर से डायरेक्ट भी देखें तो हमारे पास मैं इसके ऊपर शो डाटा करूँ, शो टेबल डाटा। तो शो टेबल डाटा से हम इसके डाटा को भी दे सकते हैं। मेरा कोई इस वक्त टेक्निकल इशू है विजुअल स्टूडियो में जो इसके डाटा को शो नहीं कर रहा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम टीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं टीचर्स के नेम प्रिंट करना चाहूँ तो अब की बार आई में टीचर्स हैं, तो टीचर्स के टी नेम इसमें एट्रीब्यूट पड़ा था। तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे टीचर्स को दिखा देगा। अब वो डमी के तौर पे डाटाबेस में नेम के बजाय नंबर शंबर जो भी कुछ आया था वो एंटर किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम रिट्राइव के अलावा बाकी सारे ऑपरेशन टेबल में इंसर्ट भी कर सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट हमें ये हुआ ड्रैग एंड ड्रॉप में कि हमने डाटा की जो मैपिंग की है हमने मैनुअली करने की बजाय हमारा वो सारा काम हमें हमारे विजुअल स्टूडियो ने करके दे दिया। तो अगर हम आज का लेक्चर समराइज़ करें तो हमने देखा कि लिंक टू एसक्यूएल एक टेक्निक है जो क्या करती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के क्यूरी को डेटाबेस के पास एसक्यूएल की शक्ल में लेके जाती है और वहाँ से जो रिज़ल्ट हमारे पास रेफरेंशियल डाटा की शक्ल में आते हैं उसे वापस ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में कन्वर्ट करके हमें दिखाती है। इसमें हमने देखा मैनुअली मैपिंग भी कर सकते हैं अपनी क्लास को किसी टेबल के साथ, या ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल मैपिंग में हमने देखा कि हम उसके ऊपर रेफरेंस पास कर रहे होते हैं क्लास और एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और ड्रैग एंड ड्रॉप में सिंपली हम टेबल्स पकड़ के ड्रॉप कर देते हैं और उसकी क्लास ऑटोमेटिकली लिखी जाती है। और डाटा रिट्रीव करने के लिए हम लोगों ने देखा कि हम जो डाटा कॉन्टेक्स्ट होता है उसके इनहेरिटेड क्लास के अंदर उसका टाइप बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के जो भी टेबल हैं, एक टेबल है, 2 टेबल हैं, डॉट लगा के स्टूडेंट्स या 2 टीचर्स जो भी हमारे टेबल्स हैं उनकी बेस पे हम अपनी क्यूरी लिख के उस क्यूरी को
चला लेते हैं और उस क्यूरी के बेस पे हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं और उसी क्यूरी की मदद से डाटा निकाल के, जैसे ये डाटा निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करके हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं और हमने जो जिस क्लास के साथ मैप किया हुआ है उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना के उससे पास करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम कोई रो गेट करके उस रो को पास करके डिलीट ऑन सबमिट में सबमिट चेंजेस करके हम डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये सारा था हमारा लिंक टू एसक्यूएल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई इशू होगा आप कमेंट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, लाइव सेशन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो और मुझे ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।